देखिए, ये वीडियो है हमारे फिजियोलॉजी के पेपर 1 के जनरल फिजियोलॉजी के सेकंड टॉपिक सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। देखिए, हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में जो पहला टॉपिक था, सेल एज ए बेसिक यूनिट वो पढ़ लिया है। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक सेल बाउंड्रीज सिस्टम की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल बाउंड्री सिस्टम। देखिए, इसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे वो उसका ओवरव्यू देख लीजिए। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे और जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशन, फ्लूइड मोसेसिक मॉडल और उसकी मेम्ब्रेन की प्रोटीन के टाइप, ट्रांसपोर्टेशन, डिफ्यूजन वगैरह ये सब पढ़ेंगे। बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। देखिए, अब हम बाउंड्री सिस्टम का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कोशिका की आउटर लिविंग बाउंड्री होती है। इसका मतलब ये सिर्फ एक कवर नहीं है बल्कि एक इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम है। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो ही डिसाइड करती है कि सेल के अंदर क्या चीज़ जाएगी और सेल से बाहर कौन सी चीज़ जाएगी, या फिर कौन सी बिल्कुल भी नहीं जाएगी या फिर कौन सी कितनी जाएगी। ये जो सारा प्रोसेस है सिलेक्ट करना, ये सारा काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। इसे सिलेक्टिव परमिबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यानी कि ये कुछ ही जो कंपोनेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको अलाउ करती है, उनको परमिट करती है अंदर आने या फिर बाहर जाने के लिए। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो मेनली 3 चीज़ों से बनी होती है, लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स में सबसे ज़्यादा फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स 2 हिस्सों वाले होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक हिस्सा इसका पानी से प्यार करता है जिसे हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं, और जो इसका दूसरा हिस्सा है वो पानी से डरता है जिसे हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड्स अपने आप 2 परतों में अरेंज हो जाते हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो मेम्ब्रेन को न तो ज़्यादा सख्त और न ही ज़्यादा ढीला होने देता है। इससे क्या होता है कि इससे जो मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल रहती है, लेकिन इसके साथ यह स्टेबल भी बनी रहती है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो तो ना तो इसको टाइट होने देगा और ना ही इसको लूज होने देगा। फ्लेक्सिबल प्लस स्टेबल रहती है। अब अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन से मेम्ब्रेन के जो असली वर्कर है ना वो होते हैं। जैसे इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, सिग्नल को रिसीव करना, एंजाइम्स का काम करना, ये सब प्रोटीन्स करते हैं। तो लिपिड्स की बात होगी, ये इसको स्ट्रक्चर देता है। प्रोटीन इसके वर्कर है जो सिग्नल, ट्रांसपोर्टेशन, एंजाइम इनका काम करते हैं। तीसरे नंबर पर है कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर होते हैं और ये प्रोटीन्स या फिर लिपिड से जुड़े रहते हैं। इन्हीं से ग्लाइकोलेक्स बनता है जो सेल रिकग्निशन और इम्यूनिटी में हेल्प करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल का। यह जो मॉडल है वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। फ्लूइड का मतलब है मेम्ब्रेन रिजिड नहीं है, यानी कि इसके जो लिपिड्स हैं और जो प्रोटीन्स हैं वो साइड में मूव कर सकते हैं। और मोज़ेइक का मतलब होता है प्रोटीन्स लिपिड बाइलेयर में ऐसे बिखरे रहते हैं जैसे किसी मोज़ेइक डिज़ाइन में पत्थर लगे हो। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की होती है। हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो अंदर की तरफ होती है, यानी कि जो पानी से कांटेक्ट जिसका नहीं होता। इस बाइलेयर के अंदर और ऊपर प्रोटीन एम्बेडेड रहते हैं। यही रीज़न है कि मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल भी है और फंक्शनल भी है।
अब देखिए मोज़ेक का मतलब होता है कि छोटे-छोटे पीसेस से मिलाकर कोई स्ट्रक्चर तैयार करना। अब इसमें जो फ़ॉस्फ़ोलिपिड की बाइलेयर होती है जिसमें से देख लीजिए कि एक लेयर तो आप ये समझिए कि एक लेयर तो ये हो गई। इसको ऐसे देखिए एक लेयर तो ये हो गई, तो दूसरी लेयर ये, तो इसको बोलते हैं बाइलेयर। अब इसका जो ये वाला फ़ॉस्फ़ोलिपिड है, ये होता है हाइड्रोफिलिक, PHILIC हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये तो पानी के कॉन्टैक्ट में रहेगा। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है, सेल के अंदर वाला हिस्सा, इसको ये बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये पानी से, इसको एलर्जी है, ये पानी से दूर रहता है। तो यहाँ पर जो लिपिड्स की है वो बाइलेयर होती है। ओके। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तीसरे पॉइंट, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसको समझते हैं। ये इसका ओवरव्यू है, आप ये देख लीजिए। अब देखिए कुछ प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर धंसे होते हैं, इन्हें इंटीग्रल या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। ये केमिकल्स और कैरियर बनाते हैं। देखिए कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो केवल सरफेस पर चिपके होते हैं, इन्हें पेरिफेरल प्रोटीन्स बोलते हैं। ये असल में मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर और सिग्नलिंग में मदद करते हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो रिसेप्टर होते हैं और जो हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स को पहचानते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो केमिकल रिएक्शन कराते हैं। कुछ एन्कोरिंग प्रोटीन होते हैं जो साइटोस्केलेटन को मेम्ब्रेन से जोड़ते हैं। यानी कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बिना सिर्फ एक दीवार होती है, लेकिन जो उसके प्रोटीन्स है जो उसके साथ अटैच होते हैं, वो उसे जिंदा बनाए रखते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन को समझते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को। सेल को न्यूट्रिएंट्स लेने हैं और वेस्ट को निकालना है और आयंस को बैलेंस में रखने हैं। ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। लेकिन होता कैसे है, इसको समझते हैं। देखिए इसका एक तरीका है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं लगती, यानी कि सब्सटेंस है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव करता है। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेम्ब्रेन से आसानी से निकल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरफ है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वो वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी तरफ चला जाएगा जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम है। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा तरीका है, उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इसमें एनर्जी नहीं लगती, लेकिन सब्सटेंस को मेम्ब्रेन प्रोटीन की मदद लेनी पड़ती है। जैसे ग्लूकोज जो है वो बिना कैरियर के मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाता है। यानी कि जहाँ पर एनर्जी तो नहीं लगती, लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं, उनकी हेल्प से डिफ्यूजन होता है। इसलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के जो दो मेथड थे जो हमने अभी पढ़े, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप थे। अभी हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि सब्सटेंस है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। यानी कि जहाँ पर उसकी मात्रा कम है, वहाँ से वो शिफ्ट होकर जहाँ पर ऑलरेडी वो ज़्यादा है उस तरफ जाएगा। तो इसके लिए, इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेल को खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। अगर ये पंप बंद हो जाए तो नर्व इम्पल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन ये सब रुक जाएगा। इस इमेज को देखिए। जो डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन, उसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। यानी कि यहाँ पर सब्सटेंस की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, इसलिए वो सीधे ही यहाँ से मूव कर जाएगा। अब जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, होता तो उसमें ऐसा ही है कि हायर कंसंट्रेशन से वह लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, लेकिन
इसमें जो सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन होते हैं, यह उनकी मदद लेता है, सीधे ही डिफ्यूज़ नहीं करता। इसलिए इसको फैसिलिटेटेड बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स के द्वारा फैसिलिटेटेड होते हैं। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें उलट होता है। इसमें आपकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से ये हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन लो है, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन हाई है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो प्रोटीन्स होते हैं, वो एनर्जी लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब जो तीसरे टाइप का ट्रांसपोर्ट है, वो है वेसिक्युलर ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस को समझते हैं। जब कोई बड़ी चीज मेम्ब्रेन से नहीं जा सकती, तो सेल वेसिकल बनाकर अंदर ले जाती है, इसे एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और जब सेल कोई सब्सटेंस बाहर निकालती है, तो उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। जैसे हार्मोन सीक्रेशन, एंजाइम रिलीज, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, ये सब इसी के जैसा होता है। जब एक्सोसाइटोसिस मतलब आपको सेल को कोई चीज़ बाहर निकालनी है, तो वैसे ऐसे वेसिकल बनाएगा किसी भी सब्सटेंस के चारों ओर, फिर उसको रिलीज कर देगा। और जब किसी चीज़ को अंदर लेना है, जैसे कि इसमें, तो ऐसे वेसिकल बनेंगे और वो अंदर आ जाएगी। इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके फंक्शनल और क्लिनिकल एस्पेक्ट को समझते हैं। देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर की तरह नहीं होती, बल्कि ये फंक्शन और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी इम्पोर्टेंस होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है, वो है सिलेक्टिव परमिबिलिटी। यानी कि ये डिसाइड करती है कि कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा और कौन सा बाहर रहेगा। इससे सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल रहता है, जिसे हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं, जो हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और सिग्नल्स को पहचानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेल जो है आपस में बात भी करती है, यानी मेम्ब्रेन के थ्रू इनका कम्युनिकेशन होता है। इम्यून रिस्पॉन्स, नर्व इम्पल्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन, हार्मोन हार्मोन एक्शन, ये सब मेम्ब्रेन लेवल से स्टार्ट होते हैं। क्लिनिकल एंगल से अगर इसको देखें, तो बहुत सारी डिजीज का रूट कोज मेम्ब्रेन डिसफंक्शन होता है। यानी जैसे आयन चैनल की प्रॉब्लम से पैरालिसिस, अर्थ अर्थीमिया और नर्व डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ एक बाउंड्री नहीं है, बल्कि पूरे शरीर की कोऑर्डिनेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। यानी कि कुछ कंडीशंस, जैसे कि अगर आयन चैनल की प्रॉब्लम हो, आयन का डिफ्यूजन या फिर ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर पैरालिसिस देखने को मिलता है, अर्थीमिया देखने को मिलता है और नर्व डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ये मेम्ब्रेन के डिसफंक्शन से हम हमें कोई ना कोई डिजीज अकर होती है। तो ये सिर्फ एक बाउंड्री नहीं है, ये शरीर में कोऑर्डिनेट करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब देखिए, आरबीसी की सरफेस को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ी स्पेशल होती है। देखिए, आरबीसी को बहुत नैरो कैपिलरी से गुजरना पड़ता है, और कभी कभी उसका जो डायमीटर होता है, वो कैपिलरी से भी ज़्यादा होता है। तो उससे कैसे निकला जाए, इसके लिए आरबीसी क्या करती है कि जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। इस वजह से आरबीसी जिसको जिस भी कैपिलरी से गुजरना होता है, वह उसके जितना है उससे छोटा साइज अपने आप को कर लेती है, यानी कि अपनी सरफेस एरिया है वो कम कर लेती है, अपना साइज छोटा कर लेती है। आरबीसी के अंदर एक स्पेशल साइटोस्केलेटल नेटवर्क होता है, जिसमें स्पेक्ट्रिन और एक्टिन जैसे प्रोटीन होते हैं। ये मेम्ब्रेन को बहुत मजबूत रखते हैं और फ्लेक्सिबल भी बनाते हैं। इसी कारण आरबीसी अपनी बाइकॉन्केव शेप को बनाए रखता है और आसानी से मुड़ भी सकता है। आरबीसी में न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स तो होते नहीं हैं, इसलिए उसकी मेम्ब्रेन पर पूरा
पूरा का पूरा कंट्रोल ट्रांसपोर्ट और गैस एक्सचेंज पर रहता है। अगर मेम्ब्रेन रिजिड हो जाए तो आरबीसी टूटने लगती है, जिसे हेमोलाइसिस कंडीशन बोलते हैं और इससे एनीमिया हो सकता है। तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है वो स्पेशल इसलिए होती है क्योंकि ये अपनी शेप बदल सकती है। अब अगर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल कर जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, सेल के अंदर और बाहर आयन का एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का। अगर ये बैलेंस खराब हो जाता है किसी भी वजह से, तो सेल के अंदर पानी जाने लगता है या फिर उससे बाहर निकलने लगता है। अगर सोडियम पंप फेल हो जाए तो सेल स्वेल होकर फट जाएगी, जिससे कि सेल लाइसिस कहते हैं। यानी कि सेल का स्वेल होकर, यानी उसके अंदर अगर ज़्यादा पानी भर जाए तो वह स्वेल हो जाएगी और फट जाएगी, जिसको सेल लाइसिस बोलते हैं। नर्व सेल में अगर आयन चैनल ठीक से काम न करे तो नर्व इम्पल्स नहीं जाएगा, जिससे कि पैरालिसिस या फिर सेंसरी लॉस हो सकता है। मसल सेल्स में अगर ट्रांसपोर्ट फेलियर से कॉन्ट्रैक्शन रुक सकता है और क्रैम्प्स या कि फिर वीकनेस आ सकती है। लॉन्ग टर्म में ट्रांसपोर्ट फेलियर से सेल डेथ भी हो सकती है, और जब ज़्यादा सेल्स मरते हैं तब टिश्यू और ऑर्गन लेवल पर डिजीज़ दिखाई देती है। इसलिए हम कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां असल में मेम्ब्रेन और ट्रांसपोर्ट की बीमारी होती है, जो बाद में ऑर्गन डिजीज बनकर सामने आती है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिलेक्टिव परमिबिलिटी खत्म हो जाए तो सेल का क्या होगा? तो जो सेल है वो स्वेल कर जाएगी या फिर डेथ हो सकती है। देखिए, आयंस और पानी अनकंट्रोल्ड तरीके से अंदर और बाहर जाने लगेंगे, जिससे कि ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ जाएगा और सेल में स्वेलिंग आएगी और वो मर भी सकती है। अगर मेम्ब्रेन बहुत रिजिड हो जाए, जैसे अगर उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाए, तो सेल फंक्शन पर क्या असर होगा? देखिए, जो ट्रांसपोर्ट और जो रिसेप्टर फंक्शन है वो घट जाएगा। कारण सिंपल सा है कि फ्लूइड मोसाइक नेचर ज़रूरी होता है सेल के लिए। प्रोटीन्स के मूवमेंट और वेसिकल्स फॉर्मेशन के लिए जो फ्लूइड मोसेसिक नेचर है वो ज़रूरी होता है। अगर ये कम हो गया, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो फ्लूइड का जो एक प्रॉपर बैलेंस है, अगर वो कम हो जाएगा तो रिसेप्टर फंक्शन घट जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन बिगड़ जाएगा। अगर सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाए तो नर्व और मसल्स पर क्या असर होगा? तो एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगी। देखिए, जो आयंस होते हैं वो ग्रेडियंट खत्म होने से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसको मेंटेन नहीं कर पाते, और अगर आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन नहीं होगा तो जो एक्साइटेबिलिटी होती है सेल की टिश्यूज की, वो कम हो जाएगी और जो सिग्नल ट्रांसमिशन है वो कमज़ोर हो जाएगा। अगर मेम्ब्रेन रिसेप्टर खराब हो जाए तो हार्मोन रिस्पॉन्स क्यों घटेगा? अगर मेम्ब्रेन रिसेप्टर खराब हो जाए तो हार्मोन रिस्पॉन्स क्यों घटेगा? क्योंकि हार्मोन बाइंडिंग न होने पर इंट्रासेल्युलर जो सिग्नलिंग होती है वो नहीं होगी, और जब इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग, सिग्नल मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन और जो सिग्नल का ट्रांसफ़र होता है वो नहीं होगा, तो सीधी सी बात है कि जो हार्मोन का सिक्रेशन वगैरह है वो उसको सेल है वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाएगी। अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बंद हो जाए तो ग्लूकोज अपटेक पर क्या असर होगा? अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बंद हो जाए तो सेल्स को एनर्जी की कमी होगी। देखिए, क्योंकि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के बिना ग्लूकोज जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं उसके बिना ग्लूकोज अंदर जा ही नहीं सकता, और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना वही फैसिलिटेट करते हैं ग्लूकोज को कि वो सेल के अंदर जाए। और अगर ये ही डिफ्यूजन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है अभी एनर्जी नहीं बनेगी। छठा क्वेश्चन है कि
अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट फेल हो जाए तो किडनी ट्यूबल्स में क्या इफेक्ट होगा? तो इससे जो इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी किडनी है वो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं शरीर में उसको रीअब्जॉर्ब करने का काम करती है ब्लड से। अब सोडियम आयंस को ग्रेडियंट के अपोजिट ले जाने के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, और एटीपी की ज़रूरत पड़ती है यानी कि आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये ग्रेडियंट के अपोजिट जाता है। तो अगर आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन फेल हो जाएगा तो जो किडनी ट्यूबल्स होती है वो इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अगर एंडोसाइटोसिस न हो तो सेल क्या नहीं कर पाएगा? देखिए, अगर एंडोसाइटोसिस न हो तो लार्ज पार्टिकल और बैक्टीरिया को सेल है वो इंजेस्ट नहीं कर पाएगा। सिंपल सा कारण है कि फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, ये एंडोसाइटोसिस के दो प्रकार हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि आप के जो शरीर के अंदर जो हार्मफुल पार्टिकल होते हैं उनको सेल जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है। अगर एंडोसाइटोसिस नहीं होगा तो जो बैक्टीरिया होते हैं, लार्ज पार्टिकल होते हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी आपकी सेल। अगर एक्सोसाइटोसिस फेल हो जाए तो सीक्रेशन पर क्या असर होगा? अगर एक्सोसाइटोसिस फेल हो जाए तो हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर इनका रिलीज नहीं हो पाएगा। देखिए, जो वेसिकल्स मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर बाहर कंटेंट को छोड़ते हैं, यानी कि जो वेसिकल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से फ्यूज होते हैं, बाहर निकलते हैं, और उन वेसिकल्स के अंदर जो हॉर्मोन्स या फिर आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो भरे होते हैं। और जब एक्सोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि मेम्ब्रेन है वो कुछ सब्सटेंस को अपने वेसिकल्स में भरकर बाहर रिलीज करता है, और उसमें हॉर्मोन्स भी आते हैं और आपके न्यूरोट्रांसमीटर भी आते हैं। अगर एक्सोसाइटोसिस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वेसिकल्स के थ्रू हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो पाएगा। अगर आरबीसी मेम्ब्रेन फ्रिगाइल हो जाए तो क्या होगा? हेमोलाइसिस हो जाएगी। हेमोलाइसिस हो जाएगी, मतलब ऑस्मोटिक स्ट्रेस में आरबीसी फट सकती है जिससे कि एनीमिया हो सकता है। तो अगर आपकी आरबीसी मेम्ब्रेन फ्रगाइल हो जाए तो आपकी आरबीसी है वो फट सकती है, यानी ऑस्मोटिक स्ट्रेस के कारण आपकी आरबीसी फट सकती है। अगर प्लांट सेल में सेल वॉल न हो तो क्या इफेक्ट होगा? अगर प्लांट सेल में सेल वॉल न हो तो सेल है वो ब्रस्ट कर सकती है, यानी कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में वॉल है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से प्रोटेक्शन देती है। जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उससे प्रोटेक्ट करती है सेल को, सेल वॉल। और अगर सेल वॉल न होगी तो सेल फट जाएगी। अगर मिडल लैमेला डैमेज हो जाए तो टिश्यू लेवल पर उसका असर क्या होगा? देखिए, जो सेल्स होती है वो आपस में अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि जो मिडल लैमेला सीमेंटिंग सब्सटेंस की तरह सेल को जोड़ती है। यानी कि मिडल लैमेला वो सब्सटेंस होता है जो बहुत सारी सेल्स को सीमेंट के जैसे जोड़ के रखता है ताकि वो एक टिश्यू बन पाए। और अगर यही नहीं होगा तो सारे सेल अलग अलग हो जाएगी। अगर सेकेंडरी सेल वॉल बहुत मोटी हो जाए तो ट्रांसपोर्ट पर क्या असर होगा? तो ट्रांसपोर्ट जो है वो, यानी कि जो डिफ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, क्योंकि वॉल थिक होने से परमिबिलिटी घट जाती है। तो अगर आपकी वॉल थिक होगी तो डिफ्यूजन स्लो हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन स्लो हो जाएगा। देखिए, इस तरह अपने जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको कंप्लीटली कवर कर लिया है। आप सबने मुझे सुना, इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।